हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 12, चैप्टर का नाम है एटम्स और इसका चल रहा है क्विक रिविजन का वीडियो। बिना समय लगाए लेके चलते हैं आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले आप ये समझें कि सबसे पहले जो मॉडल प्रपोज किया था वो किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन हर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए ये जरूरी है क्या? नहीं सर, हर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला जो अपने पास में मॉडल आया था ना, दैट वाज थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन्स मॉडल में ये कहा गया था कि एटम जो है ना वो बेसिकली इट्स लाइक अ वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, उसमें जो बीज होते हैं ना, दे आर एक्टिंग एज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो बाकी रेडिश वाला पार्ट होता है ना वो होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन ये थ्योरी ना बेसिकली क्या हुआ था कि इस थ्योरी को गलत इसलिए साबित कर दिया गया बिकॉज रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आया था कुछ सालों के बाद, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऑब्जर्वेशंस के साथ में ये थ्योरी कंसिस्टेंट नहीं बैठ रही थी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपका मॉडल जो है वो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट गलत नहीं है, आपका मॉडल गलत है, बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्सपेरिमेंटल मॉडल ना। ठीक है, ये बहुत थ्योरेटिकल सा मॉडल था, तो ये वाला मॉडल हो चुका है गलत। ठीक है, उसके बाद जिसकी एंट्री होती है वो होती है रदरफोर्ड्स मॉडल की। ठीक है, तो उसके पहले रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करके रखा हुआ था, एक लेड कैविटी थी। ठीक है, और इस लेड कैविटी के अंदर हमारे पास में एक कोई रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से ना कॉलीमीटर बीम्स लगा के रखी हुई थी, इसके बीच में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। ठीक है, कॉलीमीटर बीम्स के बीच में से अल्फा पार्टिकल ऐसे करके निकल रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास में एक गोल्ड फॉयल सेटअप लगा के रखा हुआ था और इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, और इसी के साथ साथ एक रोटेटेबल डिटेक्टर भी था जो कि इस एक्सिस पर ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की खास बात क्या होती है कि अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे कोई भी चार्ज पार्टिकल जा करके टकराता है तो वहां पर सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, चमक उठता है वो जगह। ठीक है, यहां से निकले अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया कि सर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट ही पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इक्के दुक्के अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत एंगल से जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसको कहा गया था एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या कहा गया इसको? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और यहीं से ये वाला कॉन्सेप्चुलाइजेशन आया था। ये अपने पास गोल्ड फॉयल लगी हुई थी। ठीक है, यहीं से आया था कॉन्सेप्चुलाइजेशन कि सर एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है। ठीक है, इसलिए तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट अवे पास कर गए, और इक्के दुक्के ऐसे थे जो कि टकरा करके ना, मतलब बहुत ही कम ऐसे थे जो कि टकरा करके ऐसे रीबाउंस करें। अब ये अल्फा पार्टिकल जो टकरा करके रिबाउंस करे थे, इनकी एक बड़ी खास बात है कि इनकी टक्कर किसी हैवी एंटिटी के साथ में हुई होगी और उस हैवी एंटिटी के पास में चार्ज रहा होगा पॉजिटिव का, हेंस इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। वो एंटिटी जिसके पास में चार्ज है पॉजिटिव का, वो एंटिटी जिसके पास एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी को कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है सर, 10⁻⁷ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि 180 डिग्री से रिबाउंड करे, और बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास करके 0 डिग्री का एंगल ऑफ स्कैटरिंग दिखाते हुए। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बहुत ही सुंदर सा ग्राफ बन जाता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच को लेकर के। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। ठीक है, ये अपने पास में एक गोल्ड का न्यूक्लियस या किसी का भी न्यूक्लियस है, इसका चार्ज क्या होगा? प्लस का Ze का चार्ज होगा। ठीक है, ये इसकी सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस होगी।
यहाँ से भाग के आ रहा होगा अल्फा पार्टिकल, मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। जब अल्फा के पास चार्ज प्लस है, सामने वाली के पास भी चार्ज प्लस है, तो फिर यहाँ पे होगा रिपल्शन। ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन ये जो न्यूक्लियस है वो उसको पीछे की तरफ वापस भेज देगा, ठीक है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल आगे प्रोसीड कर रहा था तो उसकी जो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब आकर के किस में कन्वर्ट हो गई है सर, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो के पहले वाले का चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का चार्ज है Ze के बराबर, अल्फा का चार्ज कितना होता है 2e के बराबर, बिकॉज अल्फा इज बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि इससे ज्यादा क्लोज अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिस आर नॉट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के ZE का स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसे कहा जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब इसी के साथ साथ लगे हाथ हम एक और चीज देख लेते हैं जिसे कहा जाता है सर इंपैक्ट पैरामीटर। इसी के साथ साथ देख लो बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर नाम की चीज क्या होती है, सेम अपने पास वही न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज नहीं पता Ze का अपन चार्ज लेते हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर की लाइन है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था, ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे फिर वो स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको कि हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू KZE स्क्वायर, इसका डेरिवेशन नहीं है बेटा, KZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कौन सा एटम है सर, ये हाइड्रोजन का एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम में क्या एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो सर उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का E स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा क्या सर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री टू मूव नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी भी बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के पकड़ में है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब क्या कहाँ पे आएंगे अपन यहाँ पे आएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। आप समझिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, तो वो होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एनर्जी अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन शो कर रहा है फ्रॉम लो टू हाई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा होता है फ्रॉम हाई टू लो, तो वहाँ पे होता है सर एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अपने पास में 5 तरह के होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो, एक होता है लेमन, एक होता है बाल्मर, एक होता है पैशन सीरीज, फिर एक होता है ब्रैकेट सीरीज, और एक होता है फंड। पी फंड मत बोलना, इसको फंड सीरीज होता है, ठीक है। लेमन सीरीज में क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वो जो वेवलेंथ एमिट करेगा, तो उसका फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है, लिख लेना। 1 अपॉन, भाई फाइनली कहाँ पे गिरेगा, लेमन है तो फर्स्ट पे गिरेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कहाँ से गिर सकता है सर, तो गिर सकता है ये कहाँ से, अगर फर्स्ट पे गिरना है तो 2 से गिर सकता है, 3 से गिर सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन, अब ये 2 पे गिरेगा तो 2 का स्क्वायर माइनस, सर ये कहां से गिर सकता है, तो अगर 2 पर गिरना है तो 1 से थोड़ी गिरेगा, गिरेगा तो 3 से ना, अगर 2 पर गिरना है तो 3 से गिरेगा, 4 से गिरेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आप बाल्मर के बाद पैशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज के लिए भी सेम गेम खेल सकते हैं। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई थी कि भाई कौन सा, किस ईयर में किसका डिस्कवरी हो रही थी, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आ जाते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो बोर ने ये देखो, लिमिटेशन क्या था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, लिमिटेशन किसका, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल।
लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। सर वहाँ पे कहानी ये हुई थी कि ये अपने पास में न्यूक्लियस है, इसके पास में चार्ज है प्लस का, ठीक है, और इस ऑर्बिट में कौन घूम रहा है सर, इस ऑर्बिट में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर है तो उसका वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली। अब हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बार बार एक्सेलरेट होगा तो फिर वो एमिट करेगा रेडिएशन, और जब ये इलेक्ट्रॉन बार बार एमिट करेगा रेडिएशन तो इतने लंबे लंबे सर्कल नहीं मार पाएगा, उसके सर्कल ग्रेजुअली छोटे हो जाएंगे। अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल कोलाइड विद द न्यूक्लियस, दिस विल फॉर श्योर कोलाइड विद द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इनटू वेरी अनस्टेबल बिहेवियर, ठीक है। तो ये तो अनस्टेबल तो बिहेवियर तो होना ही चाहिए, तो इसलिए कहा गया कि भाई रदरफोर्ड मॉडल जो है ना वो गलत मॉडल है। अब इसको नील बॉर्न ने ठीक कैसे करा, ठीक है, मैं एक बार चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें यार, ठीक है, बहुत काम की चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक दफा जरूर ले लें, ठीक है। ओके सर, अब आपको लेकर के आते हैं नील बोर्स मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो नील बोर मॉडल में ये कहा गया था, देखिए इनके ना बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स थे, जिसमें से पहला वाला पॉइंट जो था ना उसमें सारे के सारे सही पॉइंट्स रदरफोर्ड मॉडल के लिख के रखे हुए थे, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट में नील बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ऑर्बिट्स में ही घूमेगा, लेकिन उन ऑर्बिट्स में घूम करके वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। दे आर बेसिकली डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। सर नॉन रेडिएटिंग बोलने से क्या ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा? नहीं सर, उन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स की खास बात ये होती है कि वहां पे जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना तो उनका एंगुलर मोमेंटम विच इज MVR दैट बिकम्स कांस्टेंट, मतलब NH/2π के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब सर एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो फिर आप एक बात समझें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन तो टॉर्क होता है। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इसका मतलब समझो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क भी देखा जाए तो वर्क भी 0 हो जाएगा, मतलब ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जो है जब वो रिवॉल्व करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी वो लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपना जो लिमिटेशन था रदरफोर्ड के मॉडल का वो उसको अपन ने यहाँ पे बोर मॉडल के सहारे से सही कर लिया, ठीक है। बोर मॉडल में एक और बात कही गई है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल E1 एनर्जी है, E2 एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन हाई से लो पे आ रहा है, एमिशन चल रहा है, ठीक है। तो जो एमिट करेगा ना वो रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी, ठीक है। उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होने वाली है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से जा रहा है? यस सर, जल्दी से मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके सर, अब बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में 2-3 डेरिवेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसका अल्टीमेट रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू n² होता है, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू n² पर बहुत सारे सवाल होते हैं, तो R इज इक्वल्स टू R0 n² कर लीजिएगा। R0 की वैल्यू अपने पास क्या होती है सर? ये जो R0 है ना ये 5.29 10⁻11 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से बैठ गया है? जल्दी से मुझे आप कंफर्मेशन देते हुए चलेंगे, ठीक है। 5 10⁻−10 5 10⁻−10 के आसपास का इसकी जो है वैल्यू रहती है, ठीक है। एक बार आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ाएं कहानी को, तो यहाँ पे जो R0 है ना इसकी वैल्यू वही होती है 5.29 10⁻11 के आसपास, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो उसकी वेलोसिटी होती है 2πke² अपॉन NH के बराबर। H इज नथिंग बट जस्ट द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये वाली बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। भाई यहाँ पे डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं रिकॉर्डिंग में इसको करवा चुका हूँ, आप जा करके एक दफ़ा ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ke² अपॉन नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा? NHR हो जाएगा, ठीक है। नहर NHR के बराबर हो जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है? अगर कोई रैंडम एटम है उसके अपन को नहीं पता कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है तो आप इसको ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था वैसे हाइड्रोजन के, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा आइटम मिल रहा है तो आप उसके लिए Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर लेके चल सकते हैं, ठीक है।
ओके सर, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गई होगी। ये था अपने पास में बोर का पूरा मॉडल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आप लोग को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एनर्जी निकालनी है ना इलेक्ट्रॉन की इन एनी स्टेशनरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट को अब नंबर देना शुरू कर चुके हैं अपन लोग, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ग्राउंड ऑर्बिट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, n इज इक्वल टू 1 इज द ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 इज द ग्राउंड स्टेट, और अगर n इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये है अपने पास में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, पहली बार एक्साइट होकर यहां पहुंच गया। अगर n इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये अपने पास में है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बोलो हाँ कि ना, आई मेरी बात समझ में? तो ये अपने पास में एनर्जी हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। इलेक्ट्रॉन लूजेस और गेन्स एनर्जी बाय मूविंग अक्रॉस ऑर्बिट ये बात बिल्कुल सही है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, तो वहां पे उसको अब्जॉर्ब करनी पड़ती है एनर्जी, और जब वो गया एक बार हाई एनर्जी लेवल पे, तो वहां पे बन जाएगा अनस्टेबल, एनर्जी को लूज करेगा, फिर गिरेगा अपने लो एनर्जी लेवल पे, एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ चुका है अपने को। उसके बाद डी ब्रॉगली ने यहाँ पर, अच्छा डी ब्रॉगली का मैटर वेव एवरीबडी नोज, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग उसको डिस्कस कर चुके थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, आइंस्टाइन का जो ये फेमस रिलेशन है इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इसका बाकायदा काम पड़ेगा आपको न्यूक्लियस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज आगे ये धमाकेदार तरह से काम में आने वाला है। ओके सर, डन 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 डन। और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार छोटे से चैप्टर का छोटा सा लेक्चर क्विक रिवीजन का। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोज़ की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुँचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।